हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं वर्क पावर एनर्जी का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये चैप्टर के जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की वीडियो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में ज़रूर से डाल दूंगा, जिससे करके हमें इस चैप्टर में ज़रा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब क्लास 9th के अंदर हमने सेम चैप्टर पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी, जिसमें हमने वर्क का डेफिनेशन देखा था। तो वो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो वर्क का डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम बोल देंगे वर्क इज डन। यानी कि इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड इफ ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन वी कैन से वर्क इज डन। तो ऐसा कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ा था क्लास 9th में। लेकिन 11th में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। 11th में हम क्या बोलेंगे, वर्क डन को हम बोल देंगे कि वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोलते थे अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे वर्क डन बोल देंगे। क्लास 11th में हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क लिखा, वर्क किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन आएगा डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो ले सकते थे। तो उसका सिंपल सा आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट हम कब लेते हैं? जब कोई क्वांटिटी स्केलर हो। यानी कि वर्क का आंसर अगर हमें चाहिए और हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इसका मतलब क्या निकला? क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता। यानी कि वर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसलिए हमने क्या लिया है? डॉट प्रोडक्ट लिया है, यानी स्केलर प्रोडक्ट लिया है। ठीक है। अच्छा, बाद में डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे हटाते थे? क्रॉस को हटाना हो तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते थे? ए बी साइन थीटा। ऐसे ही ए डॉट बी हो तो ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही एफ डॉट एस को हम एफ एस कॉस थीटा लिख लेंगे, जहां पे थीटा जो है ये वाला थीटा हमारा, ये थीटा हो जाएगा हमारा एंगल किन दोनों क्वांटिटी के बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी m kg की बना के रखी है, ये बॉडी पे F फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, हम ऐसे खींच रहे हैं, यानी कि बॉडी थोड़ी उठ के चल रही है लेकिन आगे चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम थीटा बोल देंगे। बाद में आगे वर्क की बात करें तो हम बोल देंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी देख लिया, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया नहीं। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इनटू मीटर। कैसे? यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर किसका यूनिट हो गया? वर्क का। और दूसरी की इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन इनटू मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं, तो वर्क का यूनिट हम जूल भी लिखेंगे। ठीक है। और लास्ट में लिखा है वर्क जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं बेसिकली। एक वर्क को हम पॉजिटिव वर्क बोल देंगे, दूसरे को नेगेटिव वर्क और तीसरे को जीरो वर्क बोल देंगे। अब वर्क बेसिकली क्या है? एफ एस कॉस थीटा, बस इतना हमें याद रखना है। वर्क के कितने टाइप होते हैं? बेसिकली तीन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब ये तीनों टाइप को हम समझ लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके। तो केस 1 लेके रखा है जिसमें थीटा का वैल्यू 0 है। थीटा का वैल्यू 0 यानी क्या? एफ और एस के बीच में एंगल 0, यानी एफ और एस एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ भी ऐसे, एस भी ऐसे, यानी यहां खींचा तो डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब एफ और एस के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तब वर्क कितना होगा? तो हम बोल देंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस क्या था हमारा? कॉस थीटा। थीटा कितना? 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो वर्क डन कितना हो गया? प्लस एफ एस जितना। यानी कि जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 0 होगा तब ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव वर्क बोल देंगे। ठीक है। नेगेटिव वर्क देखेंगे तब ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि क्यों प्लस लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो केस 2 में हम क्या करेंगे? अब जो थीटा जो एंगल है वो 180 लेंगे। 180 पहले कितना था? पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में था। अब 180 यानी ऐसे, यानी फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में आ रहा है, या फिर फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में आ रहा है, यानी फोर्स यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? एफ और एस के बीच का, ये एफ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। एफ और एस के बीच का डिस्प्लेसमेंट
एंगल कितना हो गया 180, यानी वर्क डन अभी देखा हमने कितना होता था एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना ले लिया हमने 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा -FS हो गया। यानी कि जब एंगल F और S के बीच का 180 होता है तब वर्क कैसा होगा, तब वर्क नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही कंसेप्ट को एक छोटे से न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 kg का ऑब्जेक्ट देके रखा है, हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, जिसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ यही डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस है जिसपे ये ब्लॉक पड़ा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। ठीक है, लॉस ऑफ मोशन में पढ़ चुके थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा, और पूछा क्या है, फाइंड द वर्क डन। पहला तो हमें एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क हो रहा है, यानी ये फोर्स से कितना वर्क हो रहा है वो ढूंढना है, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स से कितना वर्क हो रहा है वो ढूंढना है। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, हमेशा मोशन को अपोज करता है, यानी ये 2 मीटर ये डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन ये डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा सरफेस पे। फ्रिक्शनल फोर्स को F बोल देंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क हो रहा है वो ढूंढना है, और फ्रिक्शन फोर्स से कितना वर्क हो रहा है वो ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन का इक्वेशन अभी हमने देखा Fs cos थीटा, तो लिख लिया वर्क डन Fs cos थीटा के बराबर। अब किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। थीटा कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो थीटा के लिए हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स ये डायरेक्शन में है, एस भी ये डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया, तो cos 0 हमने कर दिया, cos 0 1 हो जाएगा। F का वैल्यू दे के रखा है 50, S का वैल्यू 2 दे के रखा है, तो आंसर आ जाएगा 100 जूल। यानी कि यहाँ पे एंगल कितना था 0, यानी आंसर कैसा आया पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव वर्क हो गया जो ये बात यहाँ पे करी थी। अब नेगेटिव वर्क की बात कैसे समझेंगे हम, ये सेकंड पॉइंट से कि अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है इस पे। ठीक है, तो वापस से वर्क का इक्वेशन तो वही रहने वाला है Fs cos थीटा। तो सेकंड पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं Fs cos थीटा। थीटा की बात करें तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ये डायरेक्शन में, एंगल 180 हुआ, तो यहाँ पे 180 लिख लिया, cos 180 -1 हो गया। F निकालना पड़ेगा हमें, फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और S डिस्प्लेसमेंट तो देख के रखा है 2 मीटर। अब ये F कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था अगर याद हो तो लॉज ऑफ मोशन में, ऐसा कोई अगर m kg का बॉडी है तो नीचे mg लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता था और हम बोलते थे n बराबर mg। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या लिखा था फ्रिक्शनल फोर्स का अगर याद हो तो μs इंटू n, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, μs इंटू n, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर μs इंटू n लिखते थे हम। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट μs लिखते थे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। तो f का वैल्यू क्या होगा, μs इंटू n होगा, तो f का वैल्यू μ इंटू n लिखा है यहाँ पे। ठीक है, μ कितना देके रखा है 0.1, n किसके बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, n बराबर mg, तो n बराबर mg, m का वैल्यू देके रखा है 10, g का वैल्यू बोला है 10, तो यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन यहाँ पे रखा, तो हमें आंसर मिल गया वर्क का कैसा, नेगेटिव, क्यों cos 180 नेगेटिव होता है, 1 तो -20 जूल। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ये हो गया नेगेटिव वर्क। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ लेते हैं। शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं जीरो वर्क यानी क्या। तो जीरो वर्क केस 3 से समझ लेते हैं, जब थीटा बराबर 90 हो। थीटा बराबर 90 का मतलब क्या निकला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, यानी कि फोर्स ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे मान के चलते हैं, फोर्स ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे मान के चलते हैं। इन शॉर्ट F और S के बीच का अगर एंगल 90 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो वर्क। कैसे समझ लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा Fs cos थीटा होता है, थीटा इस बार कितना लेंगे 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, यानी वर्क कितना हो गया 0 के बराबर। ठीक है, अब ये जीरो वर्क कैसे आया है क्या, ये एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, वापस से 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स दे रहे हैं हम 50 न्यूटन का, वो फोर्स देने पर ये 3 मीटर डिस्टेंस यही डायरेक्शन में जा रहा है, ये सरफेस है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और पूछा क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। यानी कि यहाँ पे आप दो फोर्स की वजह से हमें वर्क डन ढूंढना है। पहला ढूंढ लेते हैं ग्रेविटेशनल से और दूसरा नॉर्मल से। अच्छा, ग्रेविटेशन की बात करें तो अभी हमने देखा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg के बराबर, और उसके
सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है। अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना है 90, यानी एफ एस कॉस 90, कॉस 90 जीरो, यानी वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जीरो। उसी तरीके से नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, कैसे ढूंढ लेंगे वापस से, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना होगा, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब नॉर्मल फोर्स की वजह से ढूंढना है तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल 90, वापस से कॉस 90 जीरो। ठीक है, यानी दोनों ही फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, जीरो है, इसे जीरो वर्क बोलते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखा है, एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। बात समझ में आ गई। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड displacement is also 90 degree, so work done by normal force is also जीरो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आखिरी दो केस बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो केस नंबर 4 है जब थीटा का वैल्यू 90 से कम हो। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 से कम हो। 90 से कम हो यानी क्या कि हमने फोर्स ऐसे लगाया है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। अब ये जो एंगल है एफ और एस के बीच का, वो 90 से कम दिख रहा है हमें बोर्ड पे। ठीक है, और ये एंगल जो है 90 से कम, उससे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी शार्प। ठीक है, तो ऐसा एक्यूट एंगल हमें मिल रहा है जब थीटा का वैल्यू 90 से कम हो। तब क्या होगा, तब क्या वर्क पॉजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे हाँ वर्क पॉजिटिव होगा। तो वही लाइन लिखी है, वर्क इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों पॉजिटिव वर्क होगा, तो उसके लिए अगर याद हो तो क्लास 10th में शायद से आप यूनिट सर्कल पढ़े थे, जिसमें ये था हमारा 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोलते थे ऑल, सेकंड में एस टी सी ऑल, यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क क्यों बोला है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कैसा है, 90 से कम है। 90 से कम है यानी 0 और 90 के बीच में है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सब फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, वर्क का एफ एस कॉस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और थीटा लेस देन 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क तो है और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि मान के चलते हम ऐसे खींच रहे हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, खींचने पर 1 मीटर पर सेकंड आया, फिर 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी तो बढ़ेगा अगर ऐसे खींचते हैं तो। और अगर वेलोसिटी बढ़ा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 mv², मास तो कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हम देखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू 90 से तो बड़ा है, थीटा का वैल्यू 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, यानी थीटा किन दोनों एंगल के बीच में है, 90 और 180 के बीच में है, तो अब क्या होगा, तो ऐसे एंगल को ऑप्टस एंगल बोलते हैं, यानी शार्प नहीं होगा। कैसे, जैसे कि हम फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ये डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और ये थीटा का वैल्यू हम देख सकते हैं 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। बात समझ में आ रही है, 90 और 180 के बीच में है। तब कितना वर्क होगा, क्या उसे पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, तो अब हम बोलेंगे ये पॉजिटिव वर्क नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा। क्यों नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में है, यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। और हमारे वर्क के फॉर्मूला में कौन सा फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस अगर है तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या बोल देंगे, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो कॉस पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वर्क बोलते, लेकिन
एंगल हमने 90 और 180 के बीच में लिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और वर्क के फॉर्मूले में कॉस है, तो कॉस तो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए वर्क नेगेटिव हो गया। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की होगी वो डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी? जैसे कि कोई एक मान के इमेजिन करके चलते हैं, कोई कार ये डायरेक्शन में जा रही है कुछ स्पीड से और हम उसे ऐसे ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, यानी वो कार की स्पीड जो है हमारे खींचने पर धीमे 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 कम होती जाएगी। ऐसे तो होगी नहीं, लेकिन समझने के लिए, जैसे कोई बच्चा ऐसे दौड़ रहा है, हम उसे ऐसे ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती गई, मास तो कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करती जाएगी। सो आई होप ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब वर्क डन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख के रखा है कि फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू 2i + 3j - 4 के बराबर है, यानी x डायरेक्शन में 2 यूनिट का फोर्स, y डायरेक्शन में 3 यूनिट का फोर्स और z डायरेक्शन में -4 यूनिट का फोर्स है। x ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम 2,1,0 टू 3,4,2। एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण पहले ये कोऑर्डिनेट पे था बॉडी, अब ये कोऑर्डिनेट पे पहुंच चुका है, यानी कि ये हमें इनिशियल पोजीशन देके रखी है और ये फाइनल पोजीशन देके रखी है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से, ये फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है वो ढूंढना है, तो हम बोल देंगे वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा वाली बात लगेगी नहीं, क्योंकि एफ और एस अब हमें वेक्टर में देके रखे हैं, इसलिए तो एफ डॉट एस कर लिया, एफ का वैल्यू हमने सीधा ये रख लिया, यहां से उठा के ये रख लिया। एस का वैल्यू हम सिंपल तरीके से ढूंढ लेंगे, एस यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइनल S2 माइनस S1, तो ये 3,4,2 माइनस 2,1,0, 3 में से 2 माइनस करो 1, 4 में से 1 माइनस करो 3, 2 में से 0 माइनस करो 2, यानी x डायरेक्शन में 1 यूनिट यानी 1i, y डायरेक्शन में 3 यूनिट 3j और प्लस 2k। बस यही चीज यहाँ पे लिख दी है। बस अब तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें एक रूल पता है, याद हो तो आपको, कि I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू कितना होता था, 1 होता था, अगर याद हो तो, वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मोशन इन प्लेन में। अच्छा, और I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ये भी पढ़ चुके हैं। यानी कि हम I से I मल्टीप्लाई करेंगे, फिर J से J मल्टीप्लाई करेंगे, K से K मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे 2 × 1 2 आ गया, I डॉट I कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे देखा हमने, प्लस फिर 3 × 3 9 हो गया, J डॉट J 1 हो गया, फिर -4 × 2 -8 हो गया, K डॉट K 1 हो गया, तो आंसर निकल के आ गया 3 जूल। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आपने शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो वर्क डन की बात करी वो वर्क डन थे कांस्टेंट फोर्स की वजह से। कांस्टेंट फोर्स यानी क्या, कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होने पर फोर्स चेंज नहीं होता था, फोर्स कांस्टेंट ही रहता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना के रखा है कांस्टेंट फोर्स समझने के लिए, कि m kg का मास है, F 10 न्यूटन लगा रहे हैं, जिसके कारण उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, तो कितना वर्क होगा। तो देख लिया हमने, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, 0, क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है, थीटा 0 यानी कॉस 0 1, तो डायरेक्टली हमने एफ एस लिख लिया। F कितना है, 10 है, S कितना 2, तो वर्क डन हमें मिल गया 20 जूल। अच्छा, अब ये चीज को अगर ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना के रखा है। फोर्स कितना है, कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स बना दिया, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर जितना हो रहा है। यानी ये 10 से एक लाइन बनाई, 2 मीटर तक ये रुक जाएगी। ग्राफ प्लॉट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि फाइंड करो वर्क डन, तो एक नया कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, कौन सा, कि अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें देके रखा है, तो वो ग्राफ कितना एरिया कवर करता है, वो एरिया अगर हम ढूंढ पाते हैं, तो वही एरिया इसका बन जाएगा वर्क डन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला, वापस एक बार बोल देते हैं, कि एरिया कवर्ड अंडर एफ वर्सेस एस ग्राफ विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वही बात लिखी है, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस ग्राफ प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। यानी कि ये एरिया फाइंड कर दो, जो ग्राफ के अंदर जितना एरिया है वो फाइंड कर लो, डायरेक्टली हमें वर्क डन का आंसर 20 जूल मिल जाएगा।
कैसे मिल जाएगा? तो वर्क डन क्या होता है? एरिया होता है किसके अंडर? एफ वर्सेस एस ग्राफ। अब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही होना चाहिए, दूसरा कोई ग्राफ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे ढूंढेंगे? इसका एरिया L इंटू बी होगा, ये L हो गया, ये मान के चलते हैं B हो गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी, तो वही लिखा है L इंटू बी। L कितना है? 10 है, ये यहाँ से 0 से 10 है और यहाँ से 0 से 2 है, B2 है, तो 20 जूल हमें मिल चुका है। यानी एक नया कंसेप्ट हमें याद रखना पड़ेगा, कौन सा? कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर है तो उसके अंदर कितना एरिया कवर होता है, वो अगर ढूंढ लेते हैं तो वो वर्क डन बन जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात थी कांस्टेंट फोर्स की, जो कांस्टेंट रहता था, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होता था। अब हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी क्या? अब फोर्स कैसा है? जो चेंज होता रहता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं F इज इक्वल्स टू 8x, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हम बोलेंगे नहीं, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है तो फोर्स कितना हुआ? 8, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2 है तो फोर्स कितना हो गया? 16, ठीक है। यानी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा वो ढूंढना है हमें। तो उसके लिए अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, कौन सा? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है हमारे पास तो उसके अंडर जितना एरिया कवर होता है वही वर्क डन बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है, फोर्स वर्सेस एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट एस की जगह एक्स लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वेरी कर रहा है। पहले 5 न्यूटन था, फिर 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, ठीक है। वेरिएबल फोर्स है और जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। कुछ मान के चलते हैं x1 से लेके x2 तक उसने डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है और ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिल चुका है, ठीक है। ऐसे मान के चलते हैं 5 न्यूटन था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, 10 न्यूटन हुआ तब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, 15 न्यूटन फोर्स लगाया तब डिस्प्लेसमेंट सपोज 20 मीटर हुआ, 50 न्यूटन फोर्स लगाया तब डिस्प्लेसमेंट सपोज 40 मीटर हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये वेरिएबल फोर्स के कारण कितना वर्क होगा? तो F इंटू एस जितना होगा? नहीं, अब F इंटू एस जितना नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए था? कांस्टेंट फोर्स के लिए था। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करेंगे? कंसेप्ट तो यही लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट? कि ये जो ग्राफ है F वर्सेस X का, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वही एरिया इसका वर्क डन बन जाएगा। यानी कि हमें इतना एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो वर्क डन बन जाएगा। अब इतना एरिया कैसे कैलकुलेट करें जिससे करके वर्क डन पता लगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी सी हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली और जिसका थिकनेस जो है हमने किसके बराबर मान लिया? dx के बराबर हमने एक थिकनेस मान ली स्ट्रिप की। और ये पॉइंट पे मान के चलते हैं ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। यानी कि अब ये हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर ली है, तो हम ये छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का छोटा सा एरिया dA फाइंड कर लेंगे और वो छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा? छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये छोटा सा एरिया किसके बराबर होगा? छोटा सा वर्क डन किसके बराबर होगा? L इंटू बी के बराबर। L कितना है? F है। B कितना है? dx है। तो ये हो जाएगा F इंटू dx। ये क्या मिल गया? छोटा सा एरिया या फिर छोटा सा वर्क डन मिला हमें, ठीक है। तो वही बात लिखी है, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप विच इज F इंटू dx प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन dw। dw का वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू F इंटू dx है। अब ऐसे तो बहुत सारे dw होंगे, बहुत सारे da छोटे छोटे एरिया होंगे, सबको इंटीग्रेट करा देंगे तो हमें टोटल एरिया या फिर टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये जो छोटे छोटे वर्क डन थे यानी छोटे छोटे एरिया थे उसको इंटीग्रेट करा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेट करा दिया, तो टोटल हमें एरिया मिल गया, वर्क डन मिल गया। यानी इंटीग्रेशन ऑफ dw, सारे dw अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल w मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एट dx एज इट इज। अब ये छोटे छोटे dw कहाँ से हमें ऐड करना शुरू करना है? x1 से कहाँ तक जाना है? x2। तो हमने लिमिट लगा दी x1 से लेके x2। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट फोर्स की वजह से Fs cos थीटा और वेरिएबल फोर्स की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेकर x2 F dx, ठीक है। अब यही चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे ढूंढे। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, F इज इक्वल टू 2x है। क्या ये वेरिएबल फोर्स है? हम बोलेंगे हाँ। क्यों? x का वैल्यू चेंज होने पर F का वैल्यू भी चेंज होगा।
तो F इज इक्वल टू 2x देके रखा है, फाइंड दी वर्क डन इन मूविंग दी बॉडी फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना, तो अभी देखा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेके x2 f dx। f का वैल्यू देके रखा है 2x, तो 2x लिख लिया, dx एज इट इज। कहां से कहां तक ले जाना है हमें बॉडी को, 1 मीटर से 2 मीटर तक, तो 1 से लेके 2 कर दिया, x1 से x2 का। ठीक, अच्छा इंटीग्रेशन में क्या होता है, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 से लेके 2 x dx, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन में सिंपल सा एक रूल पढ़ा था हमने, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेस टू एन dx का क्या लिखते थे, अगर याद हो तो एक्सेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, बस तो वही चीज यहाँ पे करनी है, एक्सेस टू 1 है तो एक्सेस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्सेस टू 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, यानी x की जगह 2 कर दिया, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिया, माइनस 1 का स्क्वायर कर लिया, ये 4 हो गया, माइनस 1 3, तो वर्क डन कितना आ गया, 3 जूल आ गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो इन शॉर्ट दो चीज याद रखनी है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन एफएस कॉस थीटा या एफएस, और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये क्लास 12th में देख लेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये फोर्स की वजह से वर्क डन कितना, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखी है। पहली लाइन हमने ये लिखी है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक फोर्स है जो कंजर्वेटिव है और वो कुछ वर्क कर रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो वही लिखा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये दो पॉइंट को अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी को हमें ए से बी तक ले जाना है, तो उसके लिए हमने 3 पाथ बनाए हैं। या तो उसको ऐसे ले जाओ, ऐसे करने पर कुछ वर्क आएगा, या तो उसको ऐसे करके ऐसे ले जाओ, ऐसे करने पर कुछ दूसरा वर्क आएगा, या तो फिर उसको ऐसे ले जाओ, ऐसे करने पर कुछ दूसरा वर्क आएगा, W3। अब अगर ये जो वर्क हो रहा है, जो फोर्स हम दे रहे हैं, वो अगर कंजर्वेटिव है, तो ये जो वर्क डन से W1, W2, W3 सारे के सारे सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तीनों पाथ में हम देख सकते हैं कि ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कोई सा भी पाथ सिलेक्ट करो, मान के चलते हैं हमने ऐसा कुछ पाथ सिलेक्ट किया, ये हो गया हमारा वर्क डन बाय फोर्थ पाथ, तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा। कैसे बराबर हो गया, समझ में आ गया क्यों, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्यों इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे क्यों डिपेंड नहीं करता। कौन सा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके लिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ऐसी कुछ वेज शेप दिया है, यहाँ पे एक मास m देके रखा है, एंगल वेज का थीटा कुछ देके रखा है, l लेंथ तक इसे कुछ ले जाना है हमें। हाँ, तो और पूछा क्या है यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड दी वर्क डन बाय पाथ 1 एंड 2, यानी पाथ 1 यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है A to C पाथ 1 है, यानी कि ये ब्लॉक को अगर हम L लेंथ ऐसे ले जाएंगे ये पाथ का यूज करके, तो पाथ 1 कितना वर्क करेगा, पाथ 1 का वर्क ढूंढना है और पार्ट 2 का भी ढूंढना है। 2 का कैसे ढूंढेंगे, ये यहां से A to B लाया और B to C ले गया, यानी कि पाथ 1 में इनिशियल पॉइंट क्या था, A था, फाइनल पॉइंट क्या है, C है। उसी तरीके से पाथ 2 की बात करें तो उसमें भी इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट C है, और
कौन सा फोर्स देके रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से हमें ये पाथ का वर्क और ये पाथ का वर्क ढूंढना है जो कि सेम आने वाला है। अभी हमने कंसेप्ट देख लिया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से जो वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ले जाओ या फिर ऐसे करके ऐसे ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है तो वर्क डन भी सेम आएगा। तो देख लेते हैं पहले तो, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहला हम देख लेते हैं कौन सा, वर्क डन बाय पाथ वन। पाथ वन यानी ये वाला पाथ, तो वर्क डन बाय पाथ वन हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय पाथ वन ये वाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, किसकी वजह से हमें ढूंढना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg नीचे लगेगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, और इसकी स्ट्रेट लाइन में ये एंगल हमारा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता था, कॉस कंपोनेंट, सो mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कौन सा होता था, mg sin थीटा। आई होप इतनी बातें तो पता होगी। ठीक है, अच्छा अब हमारा फोर्स कितना हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं हम, तो mg कौन सा है हमारा, ये हमारा mg sin थीटा, और s कितना है, s ऐसे है, s कितना है इनटू l, और cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, फोर्स ऐसे है, s ऐसे है। ठीक है, s यानी l ऐसे है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 180 कितना होता है, cos 180 -1, तो वर्क डन बाय पाथ वन हम लिख पाएंगे -1 यानी माइनस mg l sin थीटा। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, कि पाथ वन से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो माइनस mgl sin थीटा जीतता। ठीक है, अब पाथ टू की बात करें, ये वाले पाथ की बात करें, तो पाथ टू की अगर बात करें तो हम बोलेंगे पाथ टू से अगर वर्क ढूंढना है तो हम पहले ढूंढेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए टू बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी टू सी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वर्क डन बाय ए टू बी ढूंढना है, ए टू बी यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, शुरुआत सपोज यहाँ से कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ढूंढना है, नीचे mg लगेगा, और इसको हमें कैसे ले जाना है, ऐसे खिसका के ले जाना है, ऐसे खिसका के ले जाना है, यानी ये s हो गया हमारा। ठीक है, अब वर्क डन बाय पाथ ए बी कितना होगा, ये कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है तो cos 90 कितना होता है 0, यानी पूरा वर्क कितना हो जाएगा 0। अभी हमने देखा तो वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ए बी तो 0 हो गया। अच्छा बी टू सी की बात करते हैं, बी टू सी में क्या होगा, यहाँ पे हमारा m के जी का ऑब्जेक्ट पड़ा है, प्लस करेंगे, प्लस यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में 0 वर्क। अब ऊपर ले जाना है इसको, नीचे तो mg लगेगा। ठीक है, नीचे mg लगेगा तो f इंटू एस करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, लिख लेते हैं यहाँ पे एफ एस cos थीटा, सो इज इक्वल्स टू f कितना लगेगा, नीचे ऊपर ले जा रहे हैं तो f कितना लगेगा नीचे mg। ठीक है, और cos s कितना लगेगा, s ऊपर ले जाना है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है। ये डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, ये l डिस्टेंस है तो l कितना है एंगल थीटा, तो ये l cos थीटा हो गया, ये l sin थीटा हो गया, यानी ये कितना हो गया l sin थीटा, और ऊपर ले जाना है तो l sin थीटा। ठीक है, और cos थीटा, थीटा कितना होगा mg, नीचे ऊपर ले जाना है यानी कि एंगल 180, तो ये हो गया हमारा 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे mgl sin थीटा, cos 180 कितना होता है -1, तो वर्क डन बाय पार्ट 2 कितना मिला हमें -mgl sin थीटा, वर्क डन बाय पार्ट 1 कितना मिला mgl sin थीटा। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, कौन सी, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उससे जो वर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर एग्जाम में हमें पूछ ले कि फाइंड करो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पाथ का यूज करके, तो भी कितना आने वाला है, तो भी -mgl sin थीटा जितना आने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से ले लिया होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप या फिर क्लोज पाथ हमेशा 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ पाथ है ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है, और पूछा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप या क्लोज पाथ कितना, तो हम बोल देंगे 0,
क्यों जीरो बोल देंगे? क्योंकि हमने शुरुआत कहां से करी थी? ए से करी थी और वापस पहुंचे कहां पे? वापस ए पे ही पहुंचे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। शायद से बात समझ में आ गई होगी। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या एफ एस है। फोर्स तो कुछ लग रहा होगा, कौन सा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए, तभी जीरो बोल पाएंगे। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ, ठीक है, कंजर्वेटिव होना चाहिए। फोर्स कुछ लग रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स एस कितना होगा? तो यहाँ पे लिखा है जीरो डिस्प्लेसमेंट एज इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। यहां से शुरू किया, वापस यहाँ पे पहुंच गए, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो वर्क डन कितना आ गया? जीरो आ गया। तो वही लिखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ या फिर क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। तो इतनी चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझ में आ चुकी है। पहली कौन सी है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता नहीं है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है और क्लोज लूप की बात की जा रही है, क्लोज पाथ की बात की जा रही है, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे इसलिए, ठीक है। अब ये चीज को जो क्लोज पाथ वाला जो हमने देखा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स जीरो वर्क कर रहा है। थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक मास m दे के रखा है, h हाइट पे है, ठीक है। अब ये मास m को हमें a टू b लाना है, a टू b लाना है, ठीक है, और वापस b टू a ले जाना है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग अ पाथ ए बी ए टू बी, बी टू ए। शायद समझ में आ गया। ऐसे लाना है, फिर वापस ऊपर ले जाना है, ये ए बी, बी टू ए, यानी ए बी ए, वापस से क्लोज पाथ हो गया, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। तो और कौन सा पूछा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क हो रहा है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स से कितना वर्क हो रहा है, तो ये भी जीरो आएगा। देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं पाथ ए बी ए, ठीक है। तो वर्क डन बाय पाथ ए बी ए क्या होगा? ए टू बी लाओ, फिर बी टू ए, ठीक है, ए टू बी लाओ प्लस बी टू ए, तो ए टू बी लाओ प्लस बी टू ए, ठीक है। ए टू बी ऐसे जब लाएंगे, कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, एम जी नीचे होगा और ये भी तो नीचे होगा, एच भी तो नीचे होगा, यानी जो एंगल होगा हमारा फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना होगा? वो हमारा हो जाएगा जीरो। तो वही लिखा है एफ एस कॉस थीटा, ए टू बी के लिए एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है हमारा? mg के बराबर है, h तो है h, कॉस जीरो हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहां से यहां ले जाएंगे तो mg नीचे होगा, नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, लेकिन अब h डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा, यानी कॉस 180 करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। F कितना हो गया? ये केस में भी mg, S कितना हो गया? ऊपर ले जा रहे हैं h, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180, cos 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया? -1, तो ये माइनस mgh, ये mgh, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया जीरो। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। स्क्रीनशॉट शायद से आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पे। अब हम समझ लेते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स था वो किस पे डिपेंड करता था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो वही लिखा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, यानी कि क्लोज पाथ है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या जीरो होगा? नहीं, अब की बार वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। अगर क्लोज पाथ देके रखा है और पूछा है कि फाइंड करो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम जीरो बोल देंगे। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन क्लोज पाथ देके रखा है और पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो जीरो तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से? जैसे कंजर्वेटिव फोर्स थे हमारे, ग्रेविटेशनल फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था। ठीक है, ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हमारे? तो एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे सिलेबस में, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अच्छा तो देख लेते हैं कैसे क्लोज पाथ का वर्क डन अब जीरो नहीं मिलता हमें, भले ही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो फिर भी।
ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, मास m kg का है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट s दे रहे हैं, ये डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा पॉइंट A से B ले गए और वापस B से A लाए हैं और पूछा क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स आ गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो आंसर सेम आता। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द क्लोज पाथ ABA, यानी यहां से यहां लाओ फिर वापस यहां ले आओ, यानी वर्क डन बाय ABA। ठीक है, अब जीरो नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ABA करना है तो A to B कर दो प्लस B to A कर दो, बात समझ में आ गई। और कौन से फोर्स से वर्क डन ढूंढना है हमें, फ्रिक्शनल फोर्स से। जब ये बॉडी यहाँ पे जा रही है तो मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियली ये डायरेक्शन में। जब बॉडी ऐसे जा रही है तो इसको अपोज करेगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स पलट के ऐसे लगने वाला है, F। ठीक है, अच्छा अब A to B के लिए Fs cos थीटा, B to A के लिए Fs cos थीटा। ठीक है, अच्छा F कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स A to B के लिए, ये डायरेक्शन में F हो गया और S तो एज इट इज S ही है और F और S के बीच का एंगल कितना है 180, तो 180 लिख लिया। उसी तरीके प्लस करके ये B to A की बात करें, प्लस करके B to A के लिए बात करें तो फोर्स कितना होगा, F होगा और S कितना S ही होगा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल वापस से कितना हो गया 180। cos 180 -1 तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे cos 180 -1 तो नेगेटिव साइन, यानी -2Fs आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ 0 होगा नहीं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता। शायद से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ने शुरू करते हैं थियरम्स के बारे में। ये जो सारे थियरम्स होते हैं उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल बड़े ही आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल थियरम पढ़ लेते हैं, वर्क एनर्जी थियरम। अब ये वर्क एनर्जी थियरम है क्या, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाद में उसको प्रूव कर लेंगे। तो वर्क एनर्जी थियरम हमें ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी जितना वर्क करोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। एज फॉर एग्जांपल कोई एक फुटबॉल रेस्ट पे है, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर हमने धीमे से लात मारी यानी उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 जूल हुई। ठीक है, यानी चेंज कितना आया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 4 आया। दूसरा केस लेते हैं, वही बॉल है, वापस से उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमने जोर में लात मारी यानी जोर में वर्क किया, अब उसका वेलोसिटी 50 हो गया, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ 50 जूल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ज्यादा आ गया, यानी जितना ज्यादा वर्क करेंगे बॉडी पे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का चेंज मिलेगा। तो वही बात लिखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी क्या, वो कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, या फिर नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, इलास्टिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। यानी सारे फोर्स का जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वही लिखा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ऑल फोर्सेस को मैं वर्क डन लिख लूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस बड़े में से छोटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो चीज है वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं कि कैसे वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया ये थियरम के हिसाब से। तो उसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी हमने देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन कौन सा था, याद हो तो, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, x1 से लेके x2। ठीक, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल फोर्स से शुरुआत करी है, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे f डॉट डी एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में एम ए था, f बराबर एम ए, तो f बराबर एम ए कर दिया, dx एज इट इज कर दिया। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम डालने वाले हैं, क्यों, बात समझ में आ जाएगी जब हम देखेंगे तब। अब a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, तो बोल देंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। ठीक, अच्छा अब इसको हम dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड dx से कर लेंगे, क्यों, समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये dx को यहाँ पे भेज दिया, ये dt को यहाँ भेज दिया, यानी dv बाई dx हो गया, dx बाई dt हो गया। ठीक है, dv बाई dx एज इट इज लिख लिया। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी हो गया। बात समझ में आ गई होगी शायद से। ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन।
ठीक है। ऐसा करने का कारण क्या था, जिससे करके dx और dx कैंसिल हो जाएगा। ये m मास तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। अब हमें क्या चेंज, v dv, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले क्या चेंज था, dx डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था तो x1 से x2 करते थे, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v1 से v2 कर दिया, लिमिट्स इसकी, ठीक है। अच्छा, m एज इट इज, v⁻1 का क्या होगा, अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का क्या होता था, x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो वही क्या है, v⁻1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, v1 से लेके v2। ये 1/2 को बाहर निकाल दिया, 1/2 m कर दिया, v एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कैसे, 1/2 m एज इट इज, v की जगह v2 रखो तो v2 का स्क्वायर माइनस हमेशा v की जगह v1 तो v1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस अब ओपन दी ब्रैकेट कर दो, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर कर दो। 1/2 m v2 स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 m v1 स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जिसके कारण हम बोल देंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे हमने इसे प्रूव कर लिया। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज की हेल्प से न्यूमेरिकल कितना आसान बन जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट वीटी ग्राफ इज गिवन एज शोन, यानी कि एक बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है जिसके कारण कुछ वीटी ग्राफ दे के रखा है, ऐसा कुछ वीटी ग्राफ है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन ढूंढना है ये फोर्स की वजह से। तो हम हमारा दिमाग लगाएंगे, क्या बोलेंगे कि एरिया, इसके अंदर जितना भी एरिया कवर हुआ है वो ढूंढ लेंगे, वो हमारा वर्क डन का आंसर बन जाएगा। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, क्यों? ऐसा हम कब बोल सकते हैं, जब हमें कौन सा ग्राफ देके रखा हो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके रखा हो, तभी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे v वर्सेस t है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ वाला। तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज एक्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को kF माइनस ki कर लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, m तो सेम रहने वाला है, तो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। 1/2 m को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m 2 kg का मास देके रखा है तो यहाँ पे 2 रख दिया, v2। अब ग्राफ पे से हम देखेंगे, ये ऐसे जा रही है लाइन, यानी ये 0 सेकंड है, 2 सेकंड है, यानी ऐसे समय जा रहा है, तो ऐसे लाइन जा रही है, तो फाइनल जो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये v का ग्राफ है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी। v1 यानी यहाँ से शुरुआत करी, इनिशियल से, v1 यानी इनिशियल 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 0 का स्क्वायर माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 100 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ। बस अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये भी सॉल्व करना है तो हो जाएगा आसानी से। जरूर से आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं अच्छे से, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती। जैसे कि अगर हमें पूछा है किसी ने कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट m है, तो इसकी ये हाइट h पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी mgh, ठीक है, पता है हमें। तो एक्चुअल में ये पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने ये ग्राउंड एक रेफरेंस लिया था, और ये रेफरेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर थी, तो दोनों के बीच का चेंज हमारा होता है mgh। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो डेल्टा यू से हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेगी, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा जहां पे 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो दोनों के बीच का जो चेंज होगा उसको हम ये पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये वाला स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है, इसका प्रूफ भी देख लेंगे, रट के चलेंगे नहीं कुछ भी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वही लिखा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, यूएफ माइनस यूआई, किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका हम प्रूफ देख लेंगे, ये पूछते हैं एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। अब हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा था, कौन सा था, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है, तो वही लिखा है नेगेटिव साइन एज इट इज, और वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स है, हम बोलेंगे हाँ वेरिएबल फोर्स है, क्यों, क्योंकि उसका इक्वेशन अगर याद हो तो क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स का होता था G m1
m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर कम करते जाते हैं तो फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस चेंज होने पर फोर्स भी चेंज होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। अगर बात करें स्प्रिंग फोर्स की तो भी, ग्रेविटेशनल फोर्स की तो भी, ठीक है। इसलिए हमने वर्क डन की जगह कांस्टेंट वर्क डन का फॉर्मूला नहीं लिखा है, वेरिएबल का फॉर्मूला लिखा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें छोड़ो, खाली इतना याद रखो, uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव साइन एज इट इज लगा देना, क्या लिख लेना, f dx, खत्म, ठीक है। अब प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे मान के चलते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे कुछ m kg का मास है, यहाँ पे इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh1 है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है, बी पॉइंट पे ले जाना है, h2 हाइट पे ले जाना है, तब उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि हमने इसको यहाँ से यहाँ उठाया, यहाँ से यहाँ उठाया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इतना डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, h2 माइनस h1 करेंगे तो इतना आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, h2 माइनस h1 जितना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ से उठा के यहाँ लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कराया, h2 माइनस h1 जितना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh1, यहाँ पे फाइनल mgh2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वर्क डन ढूंढे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ उठा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो कैसे ढूंढेंगे, ये पॉइंट पे mg नीचे लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट पे mg नीचे लगेगा, ये पॉइंट पे भी mg नीचे लगने वाला है, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, हर एक पॉइंट पे mg तो नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करा रहे हैं, यानी फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 जितना ऊपर है, s इतना ऊपर है, और फोर्स नीचे लग रहा है, यानी फोर्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180, यानी जो इक्वेशन था हमारा fs cos थीटा वाला, cos थीटा, fs cos थीटा, थीटा 180 है, 180 है, यानी -1 नेगेटिव वर्क हो रहा है। समझ में आ रही है बात तो सीधी सीधी। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखा है f डॉट s, तो डायरेक्टली मैंने cos यहाँ पे 180 का वैल्यू -1 रख दिया था और डायरेक्ट माइनस fs लिख लिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, f कितना है, mg है, और s कितना है, ऊपर है, h2 माइनस h1 लिख लिया। नेगेटिव साइन क्या बताता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। 180 है इसलिए। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो w, यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये माइनस साइन इसको दे दी, तो इसको दे दी, तो माइनस नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू mg h2 माइनस h1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन 1 मिल चुका है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां पर ले गए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा। तो यहां पे लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू uf माइनस ui। समझ में आ रहा है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना है mgh2 माइनस mgh1, uf माइनस ui कितना हो जाएगा, mg कॉमन, h2 माइनस s1, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे हम देखें नेगेटिव ऑफ WC, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव ऑफ WC है, हाँ है, उसका वैल्यू कुछ है mgh2 माइनस h1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो uf माइनस ui है, यहाँ पे भी uf माइनस ui है, uf माइनस ui का वैल्यू भी mgh2 माइनस h1 है, यानी दोनों इक्वेशन के पास सेम राइट हैंड साइड है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो बट ऑब्वियस लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगी, तो 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, तो 1 और 2 की यानी ये साइड uf माइनस ui और ये दोनों बराबर होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये बराबर ये नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था, uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, प्रूव हो गया। और कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बेस पे, पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है f बराबर 2x, यानी एक चीज कंफर्म है, वेरिएबल फोर्स दिया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट x बराबर 1 मीटर पे कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, यानी u एट 1 मीटर पे कितना है, 10 जूल है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x बराबर 2 मीटर, यानी हमें u एट 2 मीटर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइंड करना है। बात समझ में आ गई होगी, सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी 1 मीटर पे 10 जूल है, तो 2 मीटर पे कितनी होगी, ये फोर्स के कारण। अच्छा, तो अभी हमने देखा एक स्टेटमेंट प्रूव किया था, क्या uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क जो होगा वो uf माइनस ui। कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला देखा हमने, क्यों, ये वेरिएबल फोर्स है, तो सीधा समझ में आ रहा है कि वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन लगाना है, वर्क डन का, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। uf
2 पे पूछा है फाइनल, ये 2 तक जा रहा है तो u at 2 माइनस इनिशियल कहाँ से लिया 1 से, तो u at 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स का इक्वेशन देके रखा है 2x, कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से 2 ले जाना है तो 1 से 2 कर दिया, ठीक है। u at 2 ढूंढना है हमें, u at 1 देके रखा है, u at 1 कितना है 10 जूल, तो 10 जूल कर लिया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, x dx बस x is to 1 का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, u at 2 एज इट इज लिख लिया x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 मार दो, ठीक है। u at 2 ये 10 को वहां ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज रखा है x स्क्वायर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह 2 फिर माइनस करके x की जगह 1, तो वही लिखा है x की जगह 2 और x की जगह माइनस करके 1, 2 to the 4 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 10, u at 2 चाहिए ना हमें, पूछा है u at 2 कितना है, तो u at 2 हमें मिल जाएगा 7 जूल। शायद से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ये स्टेटमेंट का यूज भी समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बस ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसमें u1,0 यानी इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, बस हो जाएगा शायद से, जरूर से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आगे बढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया, उसमें एक स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, कौन सा, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या कि पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी स्टोर है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल जो तीर कमान होता है उसमें जो पतली सी रस्सी होती है उसको अगर हम इतना ही खींचे, ये पोजीशन पर रखे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ज्यादा खींचे यानी पोजीशन चेंज किया तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये m kg का कुछ मास है, जब ये x1 पोजीशन पे होगा यानी एज इट इज रखा होगा, तब इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, इसको हमने खींचा नहीं है, पोजीशन चेंज किया नहीं है, एज इट इज रखा है। अगर इसको खींच के x1 से x2 लाएंगे तो इसके पास कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, जिसके कारण अगर छोड़ते हैं तो वापस आएगा, कुछ एनर्जी होगी तभी तो वापस आएगा। यहाँ पे तो एज इट इज पड़ा है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका इक्वेशन हमें याद रखना है, 1/2 की x स्क्वायर, जहां पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो स्प्रिंग को खींचने में दिक्कत होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो स्प्रिंग को आसानी से खींच पाएंगे। अगर हमारे पास कॉपर की स्प्रिंग है तो आसानी से खींच जाएगी, क्यों, स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। अगर हमारे पास लोहे की स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे तब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/2 की x स्क्वायर जितनी। x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एग्जाम में इसका भी डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि कैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 1/2 की x स्क्वायर के बराबर है, तो उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो यहां से प्रूफ शुरू होता है कि वर्क डन इन मूविंग मास फ्रॉम x1 टू x2 पोजीशन इज गिवन बाय, कैसे देंगे, W इज इक्वल टू, वापस से वेरिएबल फोर्स का यूज किया। क्यों सर वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन यूज किया, कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, जैसे ऐसे खींचा, थोड़ा खींचा है तो थोड़ा ही फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग भी तो खींचेगी। अगर ज्यादा खींचा तो और ताकत से खींचेगी, यानी डिस्टेंस चेंज होने पर फोर्स भी तो चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का फोर्स भी तो चेंज हो रहा है, जो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। इसलिए हम बोल देंगे, ये क्या ले लिया हमने, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, इसको यहां पे खींचा तो फोर्स पलट के यहां पे लगने वाला है, स्प्रिंग फोर्स हमने ऐसे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स यहां पे लगने वाला है। ये स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में। ज्यादा x तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और ज्यादा तो और ज्यादा, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है ये वाला, तो f बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिख लेंगे, x एज इट इज। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, कि x के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग फोर्स x से वेरी करता है, x बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा, यानी वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ f dx। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, -kx जितना। समझ में आ गया कैसे आया ये, अच्छा। -k कांस्टेंट है, बाहर निकल दे, x1 से लेके x2, x dx। ये x का सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या होता है, x to 1 का, x to 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 यानी x² बाई 2,
ठीक है, x1 से लेके x2, यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल दिया, -1/2 के एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x की जगह x2 माइनस करके x की जगह x1 हो गया। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स क्यों लिखा, स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से इतना कुछ वर्क डन हो रहा है। ये मल्टीप्लाई किया, माइनस करके ये मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके जस्ट पिछले टॉपिक में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा था याद हो तो यहाँ पे लिखा है मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन ढूंढा हमने, ढूंढा तो ये पूरा वर्क हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज, ये प्लस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस आ गया। आई होप बात समझ में आ गई। अभी हमने देखा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इसकी 0 के बराबर मानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 पोजीशन पे तो ये हमारा x1 पोजीशन पे ये हमारा 0 मान लिया हमने, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट था नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इनिशियली कुछ था नहीं तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्रूव हो गया 1/2 की एक्स स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब यही इक्वेशन u बराबर 1/2 की एक्स स्क्वायर हम f वर्सेस x ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। कैसे, अभी हमने देखा फोर्स किसके प्रोपोर्शन में है, स्प्रिंग फोर्स x के प्रोपोर्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स x के नेगेटिव x के प्रोपोर्शन में है, तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आने वाला है। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन का दिया, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, 100 न्यूटन का फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और हमने कंसेप्ट पढ़ा था कौन सा, अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो इसके अंदर कितना एरिया कवर होता है वो अगर हम ढूंढ निकालते हैं तो वो कुछ नहीं लेकिन वर्क डन बन जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ प्रोवाइड्स द वर्क डन वैल्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 b इंटू एच, बी क्या हो गया हमारा, ये रहा बेस, ये x के बराबर है, h कितना हो गया, ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। तो x इंटू एफ कर दिया, 1/2 x को एज इट इज लिखा, फोर्स स्प्रिंग फोर्स कितना है kx माइनस kx लिख लिया यहाँ पे, तो ये माइनस साइन बाहर कर दिया, x का स्क्वायर आ गया। अभी हमने स्टेटमेंट देखा था कौन सा, uf माइनस ui बराबर नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हमारा मिल चुका है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव साइन एज इट इज, ये अंदर रख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस आ गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, u बराबर 1/2 की एक्स स्क्वायर मिल चुका है। सो आई होप ये भी न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट शायद से आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लेके ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स से ही वर्क डन पूछा है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स से ही पूछा है, इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 2 मीटर, यानी x बराबर 1 मीटर से 2 मीटर जब हम खींचते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग के पास, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू देके रखा है 10 न्यूटन पर मीटर है। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट प्रूव किया था कौन सा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे फाइनल को u2 बोल दिया, इनिशियल को u1 बोल दिया, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। u का फॉर्मूला क्या था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना था 1/2 की एक्स स्क्वायर, तो 1/2 की x2 स्क्वायर माइनस 1/2 की x1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। 1/2 के कॉमन निकाल दिया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एज इट इज, k का वैल्यू रख दिया 10 है, x2 कौन सा है हमारा 1 से लेके 2 मीटर, तो x2 2 मीटर हो गया, x1 हमारा 1 मीटर हो गया, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ये 50 से चला जाएगा तो बाहर बचा 50, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ये हो जाएगा 3 इंटू 50, 150 हो गया, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ये साइन यहाँ पे रख दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा -150। अब आंसर नेगेटिव क्यों आया, बट ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हैं स्प्रिंग में, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180, तो नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल ये पोटेंशियल एनर्जी का, कि ऐसा कुछ डायग्राम हमें देके रखा और पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 की एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 के लिख लिया, x का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, x का वैल्यू यानी जब हम छोड़ेंगे तो कितना नीचे आएगा ये x, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब छोड़ेंगे तब नीचे mg लगेगा, और mg नीचे लगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचने की ट्राई करेगा, ठीक है, कितने फोर्स से, कि x फोर्स से खींचेगा, ठीक है,
ऐसे खींचा या फिर ऐसे पड़ा है, ये एक मास ऐसे पड़ा है, इसको छोड़ा तो नीचे जाएगा, एकदम तो नीचे जाएगा नहीं, तब तक नीचे जाएगा जब तक ये ऊपर का वैल्यू kx mg के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख पाएंगे क्या, mg बराबर kx। आई होप बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम x का वैल्यू ढूंढ लेंगे, mg बाई k आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू mg बाई k कर लिया, m स्क्वायर g का स्क्वायर k का स्क्वायर, एक k से कैंसिल, 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई k। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट शायद से आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये भी एक थियरम है, ठीक है, इसकी हेल्प से भी न्यूमेरिकल बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी क्या। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, बस इतना याद रखना है। तो वही लिखा है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्व रहना यानी क्या, चेंज ना होना, इनिशियल जो है वही फाइनल होगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्व यानी क्या, सेम रहना। किसका सेम रहना, मैकेनिकल एनर्जी का, यानी इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है वही फाइनल पे होगी। तो स्टेटमेंट का इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या है, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। लेकिन कब होगी, जब जो हमारा सिस्टम है उस पे जो फोर्स वर्क कर रहे हैं वो कंपलसरी कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव होने चाहिए। तभी जाके हम बोलेंगे कि सिस्टम की जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। कब, जब सिस्टम पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो फोर्सेस कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव होने चाहिए। तो वही लिखा है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। कब, इफ the forces doing the work on the system are conservative। अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है सिस्टम पे तभी जाके हम बोलेंगे कि सिस्टम की जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। या फिर अगर सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी और अच्छे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे न्यूमेरिकल देख के। फिलहाल के लिए स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे मान ले कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, लेकिन कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हो, वर्क करते हो तब। तो उसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लिखा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में कौन से होते सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तभी ये प्रूव कर पाएंगे, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो मान के चलना पड़ेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही कंसीडर कर रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज इट इज लिख लिया। अब क्या किया है, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, प्लस ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे चला जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, kf माइनस ki लिख लिया प्लस करके। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था जिसमें ये स्टेटमेंट प्रूव किया था कि uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख लिया, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, नेगेटिव पूरा नेगेटिव इसके बराबर लिख लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। बस अब कुछ करना नहीं है, ये हमारा ki को यहाँ भेजा तो प्लस के साथ आ गया, ये हमारा ui को यहाँ भेजा तो प्लस के साथ आ गया, kf हमारा यहाँ पे ही है तो प्लस रहेगा, uf यहाँ पे ही तो प्लस रहेगा, ये k प्लस u क्या हो गया, e हो गया, लेकिन कौन सा, इनिशियल वाला, ठीक है, विच इज इक्वल टू k प्लस u, कौन सा हो गया, k प्लस u इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया, लेकिन कौन से वाला, फाइनल वाला। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी सिस्टम की, अगर सिस्टम पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो कैसे हो, कंजर्वेटिव हो। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज को समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, फ्रॉम हाइट h बॉल इज ड्रॉप्ड, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्या बोल के रखा है कि h हाइट पे एक बॉल है, अगर h हाइट पे एक बॉल है तो बट ऑफ ये स्टेडी होगी, पकड़ के रखा होगा, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, ठीक है। और क्या पूछा है, जब उसको छोड़ा जाता है तब ये ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या था, इनिशियल था, ठीक है, इनिशियल था, यहाँ पे फाइनल है, और हमारा वर्क, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है,
इनिशियल पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वही फाइनल पे होगी। कब होगी? जब सिस्टम पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। बॉल नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीचे इसको mg लग रहा है। mg क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इसलिए हम अप्लाई कर पाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स है तभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब E का वैल्यू क्या होता है? k प्लस यू, इनिशियल है तो I लगा दिया, E का वैल्यू k प्लस यू, फाइनल है तो ये लगा दिया सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? k इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है? h हाइट पे है तो इसका मास mg और h तो mgh, इतने तक समझ में आ गया। विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितना होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया होगा। टच नहीं पूछ रहा है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अब h कितना होगा? करीब करीब 0, mgh, mg 0 तो 0। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अब क्या हो पाएगा? ये 1/2 mv² और mgh को लिख लिया, m से m को मार दिया, 1/2 mv² gh हो गया। v चाहिए फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 2, तो अंडर रूट ऑफ 2gh आ गया हमारा आंसर। अब ये न्यूमेरिकल से और अच्छे से हम समझ लेते हैं कि इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल के कैसे बराबर होगा। ये किसके बराबर होता है? k प्लस यू के। मान के चलते हैं कि यहाँ पे E इज इक्वल्स टू इनिशियल है, ठीक है, किसके बराबर है? k प्लस यू के बराबर है, k प्लस यू के बराबर है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमें मालूम है क्योंकि पकड़ के रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सपोज मान के चलते हैं हाइट इसका मैक्सिमम है तो 5 है, तो EI कितना हो गया? 5 जूल हो गया यहाँ पे। अच्छा, इधर बात करें EF की बात करें तो EF क्या होगा? k प्लस यू होगा। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो EF भी किसके बराबर है? 5 जूल के बराबर है। यानी EI बराबर EF। कब EI बराबर EF? जब ये सिस्टम पे जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव होने चाहिए। सो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब यही जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर पूछा है यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है ढूंढो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, सिंपल सा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as v², u तो 0 है हमारा यहाँ पे, ठीक है। 2as v² इज इक्वल टू a की जगह g नीचे लगेगा इस पे, तो g लगा दिया, s की जगह h कर देंगे हम, तो 2gh आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। यानी ये जो हमारा थियरम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो 100% करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर भी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। क्या था वो? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वही लिखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने रेट से हम काम कर रहे हैं उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक बच्चा है वो 1 घंटे में 1 चैप्टर निपटा रहा है और आप 1 घंटे में 5 चैप्टर निपटा रहे हो, तो पावर किसका ज्यादा होगा? आपका ज्यादा होगा। वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जूल, टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, तो वॉट हो गया पावर का यूनिट। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, अभी देखा था, डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, ये हो गया मीटर, ये सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन भी याद रख लेना। वर्क के यूनिट की बात करें तो किलोवाट आता है, हॉर्स पावर आता है। किलोवाट का क्या होगा कन्वर्जन? 1000 वाट, और हॉर्स पावर का क्या होगा? 746 वाट। हॉर्स पावर वर्ड कहाँ से आया? जब पुराने जमाने में टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब जो कार्ट होते थे, जो गाड़ियां होती थी, उसको घोड़े खींचते थे, तो कितनी स्पीड से जाता है, कितने पावर से जाता है, तो अगर एक घोड़ा लगा है तो 1 हॉर्स पावर, 2 घोड़े लगा है तो 2 हॉर्स पावर, ऐसे करके कुछ हॉर्स पावर का यूनिट का इन्वेंशन हुआ था। खैर डिटेल में जाना नहीं हमें। हाँ, तो ये हो गया पावर का। अब इसके बेस पे एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बेस पे एनर्जी कैसे पढ़ेंगे? पावर क्या था? W/T। वर्क क्या था? फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जगह हम फॉर्म ऑफ एनर्जी कर लेंगे। फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है वो, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान के चला, डिवाइड बाय टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है पावर का किलोवाट, टाइम का आवर, किलोवाट आवर। याद रखना, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से कोई बात। किलोवाट को कन्वर्ट करना है वाट में, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 36 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दिए हमने, ठीक है, वाट पर सेकंड। अब अभी हमने देखा था क्या था? वाट किसके बराबर था? वाट किसके बराबर था? जूल पर सेकंड के। तो ये वाट है, उसको हमने जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर वाट की जगह जूल पर सेकंड लिख लिया। ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10⁶ क्या आ जाएगा? जूल। और ये किसके बराबर होगा? यहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था? किलोवाट आवर से शुरू किया था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये कन्वर्जन हमें याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। कौन सा? 1 यूनिट।
इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल से कि एक ट्यूबलाइट है जो 50 वाट का पावर ले रही है और उसको दिन में 8 घंटे तक चालू रखा जाता है, तो 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा अगर 1 यूनिट का भाव हम लगा दे 3.5 रुपीज। तब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आगे भी आप कर चुके हो, 9th स्टैंडर्ड में, शायद 10th में किया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं हम कोलोजन की ओर। कोलोजन यानी क्या? कोलोजन यानी दो बॉडी का कोलाइड होना, टकराना। ठीक है, यानी क्या एक्चुअल में? तो फर्स्ट पॉइंट लिख के रखा है कि कोलोजन यानी क्या कि जब वेलोसिटी जो होगी एक बॉडी की वो दूसरे बॉडी को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी को अफेक्ट करेगी। जैसे कि फुटबॉल सामने है, हमने दूसरा एक फुटबॉल फेंका तो क्या हो गया? दोनों की वेलोसिटी अफेक्ट हो गई, यानी कोलोजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कोलोजन यानी क्या? मोमेंटम ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अनदर बॉडी। कैसे? यहाँ पे वेलोसिटी अफेक्ट हुई यानी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, या डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, व्हाटएवर। अगर वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। m तो कांस्टेंट रहने वाला है, अगर v चेंज हुआ, अफेक्ट हुआ, तो बट ऑब्वियस p भी अफेक्ट होने वाला है, नहीं मोमेंटम भी अफेक्ट होने वाला है। कोलोजन यानी क्या? नंबर 1, वेलोसिटी एक बॉडी की दूसरे बॉडी को अफेक्ट करेगी, मोमेंटम भी अफेक्ट करेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है? ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन के कोलोजन जब भी होगा, कोलोजन जब भी होगा तब मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहेगा। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलोजन। कोलोजन जब भी होगा तब थ्रू आउट द कोलोजन जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम होगा सिस्टम का वही फाइनल होगा। क्यों सर ऐसा? तो सिंपल सा रीजन है, जब कोलोजन होता है, जब दो बॉल टकराते हैं एक दूसरे से, तब क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो सिस्टम पे? तो हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, याद हो तो, F इज इक्वल्स टू क्या था? फोर्स dp बाई dt, और बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और यहाँ पे लिखा है dp बाई dt। ठीक है, ये dt यहाँ पे चला जाएगा तो dp बराबर 0। dp यानी क्या? चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो क्यों आया फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम? क्योंकि कोलोजन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी कोलोजन की। अब कोलोजन के दो टाइप आते हैं, इलास्टिक कोलोजन और इनलास्टिक कोलोजन। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलोजन पढ़ लेते हैं। तो इलास्टिक कोलोजन की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलोजन में हमेशा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अभी हमने देखा। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, ना कि एक बॉल की, सिस्टम की, वही फाइनल के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जब कोलोजन होगा तब डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन होने के कारण एनर्जी का लॉस होगा नहीं। क्या चीज है समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे m1 मास u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास u2 वेलोसिटी से जा रहा है। u1 का वेलोसिटी u2 से बड़ा है तभी तो कोलाइड कर पाएगा। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड। अब पास में आया, ये कोलाइड कर गया ड्यूरिंग कोलोजन। ड्यूरिंग कोलोजन क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मान के चलते हैं, दो रबर की बॉल है, ऐसे कोलाइड करे तो डिफॉर्म हो गया शेप। अब डिफॉर्म जब शेप हो गया तब ये कौन सा कोलोजन है? इलास्टिक। इलास्टिक यानी इसके पास कुछ इलास्टिसिटी होगी तो वापस ऐसे करके वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, यानी एनर्जी का कोलोजन हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन डिफॉर्मेशन के कारण वो कैसा था? इलास्टिक था, तो वापस ऐसे करके निकलेगा। एज फॉर एग्जांपल रबर है, रबर को ऐसे खींचा, छोड़ा तो वापस से आ गया। ठीक है, यानी कि दो रबर के बॉल है, ऐसे कोलाइड किए, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन लॉस वापस से रिकवर हो गया। क्यों? क्योंकि दबे और वापस से वो निकले इलास्टिसिटी के कारण, तो एनर्जी का कुछ लॉस हुआ नहीं यहाँ पे, जिसके कारण इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और आफ्टर कोलोजन क्या हो गया? वेलोसिटी इसका कुछ चेंज हो गया, अफेक्ट हो गया, लेकिन मोमेंटम कैसा रहा? कंजर्व्ड रहा। बात समझ में आ रही है शायद से। पहली कंडीशन है यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियली कौन मोमेंटम बना रहा है? ये वाला डायग्राम हम फॉलो करेंगे। इनिशियली मोमेंटम क्या होता है? P बराबर mv। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, m1 u1। ठीक है, प्लस ये भी तो है m2 u2। बात समझ में आ गई इतने तक। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल सेम कंजर्व रहने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है। कोलोजन जब हुआ तब क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा था? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल। अब फाइनल के लिए ये देखेंगे,
वापस से m इंटू वी, तो इसका कर देंगे m1 इंटू वी वन, प्लस ये भी तो है m2 इंटू v2। ये बात समझ में आ गई, ये वाली लाइन भी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 1 वाले एक साइड और 2 वाले एक साइड, तो m1 u1 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे भेजेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, m2 v2 एज इट इज, ये वाला यहाँ पे भेजेंगे m2 u2 तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, m1 इसमें से कॉमन निकाल दिया, u1 माइनस v1 रह गया, यहाँ पे m2 कॉमन निकाला, v2 माइनस u2 रह गया, इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 1/2 m u1 स्क्वायर, तो लिख लिया 1/2 m u1 स्क्वायर, इसकी 1/2 m u2 स्क्वायर, 1/2 m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खत्म, फाइनल के बराबर, फाइनल कितना होगा 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, खत्म। ये भी समझ में आ गया। सब में से 1/2 कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 के सिवा का जितना भी टर्म है वो बच गया। वापस से u1 v1 सफिक्स 1 वाले यहाँ पे, सफिक्स 2 वाले यहाँ पे, सफिक्स 1 है यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर आ गया, 2 वाले वहाँ पे, तो ये m2 v2 स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, तो हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस m2 u2 स्क्वायर। वापस से m1 कॉमन, ये बचा, यहाँ पे m2 कॉमन, v2 माइनस u2 बच गया। बस अब कुछ करेंगे नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, 2 ये है हमारा, तो ये पूरा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 हमारा कौन सा है, 1 ये है, m1 इंटू u1 माइनस v1 लिख लिया, फिर 2 डिवाइडेड बाई 1 है तो 2 ये वाला टर्म लिख लिया यहाँ पे, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 1 ये रहा टर्म m2 v2 माइनस u2, तो ये वाला टर्म यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे m2 कैंसिल, m1 m1 कैंसिल, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल सा है, डिवाइड बाई u1 माइनस v1, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी आ गया, ये v2 माइनस u2 माइनस u2 कैंसिल, u1 माइनस v1 माइनस v1 कैंसिल, ये बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, u को एक साथ v को एक साथ करेंगे, तो u को एक साथ कैसे करेंगे, u1 माइनस u2 लिखा है, u1 माइनस u2 विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये किसके टर्म में है, u के टर्म में, u के टर्म में, यानी इनिशियल टोटल इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की कुछ बात कर रहे हैं हम, और ये v के टर्म में है, यानी फाइनल वेलोसिटी की कुछ बात कर रहे हैं। u1 माइनस u2 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये जो हमारा टर्म है v2 माइनस v1 इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको हम इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन का, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। तो उसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे 2 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 4 kg का मास 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, समझने के लिए बनाया है। ठीक है, ऐसे तो कोलाइड करेंगे नहीं, समझने के लिए बनाया है। ठीक है, बाद में कोलाइड हुआ, ठीक है, ये 8 मीटर पे सेकंड से गया है, 4 कितना आंसर आएगा, 4 जो है ये 4 kg का मास कितने वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, ये इमेजिन कर रहे हैं, कमेंट करके ऐसे मत लिख लेना सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिन करके समझने के लिए कंसेप्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम बोल देंगे कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम है। यहाँ पे कितना मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2 to the 4, ठीक है, 2 to the 4, 4 8 जा 32, यानी टोटल कितना मोमेंटम है, इनिशियली 36 का है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 36 का होना चाहिए। 36 कैसे होगा, 2 8 जा 16 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 20, तो 4 इंटू कितना करना पड़ेगा, तो 20 आएगा, तो 5 करना पड़ेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप बात समझ में शायद से आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो सिंपल तरीके से कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 कितना है 2 है, इसका वेलोसिटी u1 2 है, प्लस m2 कितना है 4 है, इसका वेलोसिटी कितना है 8 है, प्लस m1 कितना है 2 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 4 है, v2 ढूंढना है। ठीक है, ये 4 ये हो जाएगा 32 16, बस सब तो सिंपल कैलकुलेशन, 36 ये माइनस 64 v2 24 v2, ये 5 से जाएगा तो खत्म करो। ठीक है, तो शायद से ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जो कोलिजन देखा वो देखा था इलास्टिक कोलिजन किसके लिए, 1 डायमेंशन के लिए। अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन किसके लिए, 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, 2 डायमेंशन यानी क्या,
जैसे कि यहाँ पे एक मास है m1 kg, यहाँ पे एक मास m2 kg है। ये m1 kg मास जो है अब स्ट्रेट उसको कोलाइड नहीं कर रहा है, ऐसे कोलाइड कर रहा है। मान के चलते हम कैरम बोर्ड पे है, कैरम खेल रहे हैं। अब ये जो हमारा, ये हमारा स्ट्राइकर है, ये हमारी जो हमारी कुकी होती है वो है, और यहाँ पे एक हमारा होल है जिसके अंदर हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मारेंगे तो ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। शायद से बात समझ में आ रही है, यानी कि ये यहाँ पे कोलाइड करेगा। तो वही डायग्राम बनाया है, येलो वाला बॉल यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पे कोलाइड किया, ये ऐसे निकल गया, मान के चलते हैं v2 वेलोसिटी से, और ये यहाँ पे कोलाइड किया, ऐसे निकल गया v1 वेलोसिटी से। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यानी दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसे 2 डायमेंशन कोलिजन बोलते हैं। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे मान के चलते हैं एंगल θ1 और θ2 है, इसको 2 डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। इसमें भी कंडीशन तो वही रहने वाली है। कौन सी कंडीशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी। क्यों दोनों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, ऐसे एक ही लाइन में जाते थे कोलाइड करके, अब दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन एक्स और वाई दोनों की बात करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, पहले बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये वाला, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था। क्या था, m इंटू वी, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो m1 प्लस u1 प्लस m2 इंटू u2। इतनी बात तो समझ में आ गई। फाइनली क्या होगा, फाइनल की बात करें तो ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, फाइनली क्या होगा, अब ये जो येलो बॉल है v1 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, हमें किसकी बात करनी है, x डायरेक्शन की बात करनी है। तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ये वाला होगा। थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट, ये हो गया v1 cos θ1। ठीक, उसी तरीके से v2 की बात करें x डायरेक्शन में, तो वो भी ये डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, v2 थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट, cos θ2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा। तो m1 फाइनल की बात करें, m1 कितनी वेलोसिटी x डायरेक्शन में, v1 cos θ1, तो v1 cos θ1 प्लस m2 फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, v2 cos θ2, तो ये v2 cos θ2। आई होप ये लाइन भी क्लियर हो चुकी होगी। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। y डायरेक्शन की बात करें तो वापस से इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्यों, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। इनिशियली कितना मोमेंटम होगा y डायरेक्शन में, ये इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियली तो x डायरेक्शन में जा रहे हैं, y डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम पहले मास का 0, y डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, ये भी यानी 0, ये भी y डायरेक्शन में जा नहीं रहा है यानी 0। इतनी बात समझ में आ गई। फाइनली क्या होगा, ये जो v1 है ये v1 cos θ1 हो गया, तो ये v1 sin θ1 होगा। फाइनली क्या होगा, m1 v1 sin θ1, तो m1 v1 sin θ1। अब हमने वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेनी होगी। ठीक है, और ये v2, ये भी तो फाइनल मोमेंटम बना रहा है, ये कितने एंगल से, ये कितने स्पीड से जाएगा, ये v2 cos θ2, ये v2 sin θ2, लेकिन ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो ये माइनस माननी पड़ेगी, यानी माइनस m2 v2 sin θ2, तो वही लिखा है माइनस m2 v2 sin θ2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बस अब तो ये m1 v1 sin θ1, ये माइनस m2 v2 sin θ2 बराबर 0 कर दिया। दूसरी कंडीशन भी वही होगी, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है और बाद में वो ऐसे करके इलास्टिसिटी कारण वापस से एनर्जी दे रहा है, यानी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली कुछ ऐड करना नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, जूल है, तो वेक्टोरियली कुछ ऐड करना नहीं है। सिंपली लिख लेना है 1/2 m1 v1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। क्योंकि हमारे जो काइनेटिक एनर्जीज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर के तरीके से ऐड करना है, वेक्टर की तरीके से ऐड करना नहीं है। सब में से 1/2 कॉमन ये साइड से और कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल ये इक्वेशन आ जाएगा। सो आई होप इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं आखिरी कोलिजन की ओर, जिसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन यानी क्या, कि यहाँ पे लिखा है दोनों बॉडीज ये कोलिजन के दौरान चिपक जाती है एक दूसरे से और एक साथ मूव करती है, एक कंबाइंड सिस्टम बनके, एक साइड मूव करती है कंबाइंड सिस्टम बनके। जैसे कि यहाँ पे m1 और m2 है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 है। अब दोनों ने कोलाइड किया, कौन सा किया, इन इलास्टिक कोलाइड किया। मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक जो हम रोटी खाते हैं, जो आटे से बनाते हैं, जो आटे का लोया होता है, वो लोया यहाँ पे पड़ा है, दूसरा लोया हमने ऐसे फेंका। ठीक है, ऐसे फेंका तो क्या हो गया, अब वो वापस से अलग तो नहीं हो पाएंगे, चिपक जाएंगे।
इनइलास्टिक कोलिजन जिसको बोलते हैं, और बाद में ये दोनों के दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे और सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं वीसी कंबाइंड वेलोसिटी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन होने के बाद वापस से वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज नहीं ले पा रहा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में क्या था, याद हो तो वापस से अपना शेप और साइज ले लेता था, इलास्टिक कोलिजन था, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी, फाइनल के बराबर होती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लॉस होगा, यानी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी और डिफॉर्म हो गया, जिसके कारण एनर्जी का लॉस हुआ तो फाइनल कम हो गया। आई होप बात समझ में आ रही है। इनिशियल कुछ था, चिपक गया, लॉस हो गया, वापस से छूटा नहीं, चिपक गया, लॉस हुआ, तो इनिशियल 5 जूल था, चिपक गया, लॉस हो गया, तो फाइनल 3 जूल हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये केस में भी कोलिजन है, कोलिजन के केस में भी हमेशा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जब हम दो बॉडी ऐसे करके टकराती है तब कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लगता नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, अच्छा, इनिशियली मोमेंटम कौन बना रहा है यहाँ पे, m1 u1, ठीक है, प्लस फाइनली प्लस ये वाला भी तो बना रहा है m2 u2 विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कौन बना रहा है, फाइनल मोमेंटम m1 और m2 क्या हो गए, कंबाइंड सिस्टम हो गए, क्योंकि चिपक जा रहे हैं, कंबाइंड सिस्टम हो गए m1 यानी m इंटू v, m कितना है, कंबाइंड सिस्टम m1 प्लस m2, और एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कंबाइंड वेलोसिटी v से जा रहे हैं। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। और दूसरा कंडीशन कौन सा है कि हियर एनर्जी लॉस्ट, यहाँ पे देख लिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, ज्यादा होगी, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं लास्ट, कि बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड विथ v0 वेलोसिटी। ठीक है, बुलेट का मास इतना है, इतनी वेलोसिटी से फायर किया गया है, हिट्स अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। यानी देखे क्या रखा है कि एक बुलेट देके रखा है m मास का, कितने स्पीड से फायर किया गया है, v0 से फायर किया गया है, वो किसको हिट करता है, स्टेशनरी ब्लॉक को। स्टेशनरी ब्लॉक बोले यानी ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है और उसका मास कितना है, कैपिटल M है। फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जब बुलेट वुडन ब्लॉक को हिट करेगा तब क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा, कंबाइंड सिस्टम, और दोनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये कंबाइंड वेलोसिटी ढूंढनी है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए कौन सा कोलिजन है, ये इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों केस में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो सेम रहने वाले हैं। इनिशियल मोमेंटम कौन बनाएगा, ये वाला, यानी कि m1 u1, ठीक है, प्लस ये वाला m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, दोनों कंबाइन हो गए हैं, यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ vc। शायद से बात समझ में आ रही है। ठीक है, m1 किसके बराबर है, m के बराबर है, u किसके बराबर है, v0 के बराबर है, m किसके बराबर, m2 किसके बराबर है, m के बराबर है, u2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कंबाइन हो गया, यानी m1 m2 ये हो गया कैपिटल M स्मॉल m इंटू vc, बस ये तो 0 हो गया। m v0 इज इक्वल टू m प्लस m vc, vc का वैल्यू हमें मिल गया m v0 डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो आई होप ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।